आइए बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास की NCERT आपका जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको मैं आगे लेकर चल रहा हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप्स की आपकी इक्वेशंस रिएक्शंस होती हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन से। देखिए बच्चों, एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को ले लिया तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हीट आपकी निकलती है इससे। तो जब आपने कार्बन ये आपने सॉलिड लिया है और ऑक्सीजन ये गैस के फॉर्म में लिया है, जब इन दोनों की आपने केमिकल रिएक्शन करवाई तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारी हीट आपकी इवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है, उत्सर्जित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ दो नोट्स मैंने मेन पॉइंट लिखवाए हैं यहाँ में। एक, ऑल द कंबंशन रिएक्शन आर एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कंबंशन रिएक्शन का मतलब होता है जिनमें कि आपकी इनफ्लेमेबल यानी कि कोई ज्वलनशील कोई चीज़ होगी, जिसमें कि किसी की रिएक्शन जब कराओगे तो जितनी भी हीट वगैरह इसमें उत्पन्न होगी, तो वो सारी की सारी रिएक्शन आपकी कंबंशन रिएक्शन कहलाती हैं। नेचुरल गैस इज़ मेनली मीथेन। नेचुरल गैस में आपका मेनली जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मीथेन का। अब आइए आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मैं लेके चलता हूँ। नेचुरल गैस बर्न्स व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर। जब एयर की प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन होती है तो उसमें जब नेचुरल गैस को बर्न्स करते हैं, जलाते हैं, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसके फॉर्म्स में आ जाती है? तो अब आइए मैं आपको बता रहा था कि जब नेचुरल गैस को बर्न्स करते हैं एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ, तो इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है। एंड वाटर वेपर लार्ज अमाउंट में आपका हीट भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वाटर वेपर के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। कब? जब आप मीथेन को बर्न्स करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए आइए समझते हैं इस रिएक्शंस को। ये आपकी मीथेन है, ये आपकी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो होती है आपकी एटमॉस्फेयर में होती है, और एटमॉस्फेयर में आपकी एयर के साथ। तो जब आप मीथेन को उस एयर से रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और आपकी ये वाटर वेपर के साथ साथ आपकी ये देखो हीट एनर्जी जो है आपकी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं एक उसके थर्ड एग्जांपल को, जिसको रेस्पिरेशन भी आपका एक एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का ही पार्ट है, बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसमें भी क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम जब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि जब भोजन करते हैं आफ्टर टेकिंग फूड, तो वो आपका एक एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो उस समय आपकी ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो उसका ये ग्लूकोज है C6H12O6। जब इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, 6 एटम जब ऑक्सीजन के लेते हैं, तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड 6 एटम और 6 एटम आपका ये वाटर का, और बहुत सारी एनर्जी आपकी रिलीज़ हो जाती है। चलिए अब हम समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब। अभी क्या हो रहा था कि हीट आपकी रिलीज़ हो रही थी, बहुत सारी हीट निकल रही थी, लेकिन अब इस एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है? हीट जो है आपकी अवशोषित की जा रही है, अब एब्जॉर्ब हो रही है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब द डीकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसका हम क्या करेंगे? डीकम्पोजिशन करेंगे। तो
अभी हमने देखा था कि जब हमने इसकी क्या नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि आपकी कंपोजिशन रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यानी कंपोजिशन रिएक्शन का क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब दो कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं या दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हों, तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। यानी कंपोज हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जब किसी चीज़ को आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है उसे, तो हम क्या करेंगे, हीट देके उसे ब्रेक कर देंगे। और जब कंपोजिशन करेंगे तो कंपोजिशन करने से क्या होगा कि बहुत सारी एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी उसमें। तो जितनी भी कंबंशन रिएक्शन है, यानी कि जिनमें जलने की, बर्न्स होने की जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो वो सारी की सारी रिएक्शन किसके अंडर में आती हैं, एक्सोथर्मिक में। और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एक कंपाउंड को ब्रेक करना होता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी होती है, और उस हीट के ज़रिए वो आपका कंपाउंड ब्रेक होके दो कंपाउंड में बदल जाता है। जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। और जब मैंने इसे हीट किया तो क्या देखा कि आपका जैसे ही हीट किया, अब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये आपको दो कंपाउंड में ब्रेक कर दे रहा है। एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक सॉलिड में बदल के दे दिया उसने और एक को गैस में। आइए बच्चों, तो आज मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ। इससे पहले भी हम देख चुके हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहला वाला लेक्चर आपने अगर देखा होगा तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रखा है मैंने। और मैंने इक्वेशंस को कैसे मतलब उसको लिखते हैं, इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को, वो भी बताया था मैंने आपको। कैसे हम पहले एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर लेफ़्ट हैंड साइड जो है आपका रिएक्टेंट्स में एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको लिखते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड के जो भी एटम्स हैं उनको लिखते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशंस की उस समय मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, तो अब मैं इस वाले लेक्चर में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होती है केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इट इज़ नोन एज केमिकल इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, एक मेथड, एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का, कि उसे कैसे दिखाना है, कैसे पता लगेगा कि हम उस चीज़ को किस तरीके से दर्शाएं किसी केमिकल इक्वेशंस को। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें किसकी सहायता चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए किसके, एलिमेंट्स के। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे जिंक को Zn कहते हैं, Fe आयरन कहते हैं, Na सोडियम को कहते हैं, Mg मैग्नीशियम को कहते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले इस पूरी लिस्ट को आपको तैयार करना होगा। आपको मैं वो भी लिखवा दूंगा एक लेक्चर में कि जिसे अगर नहीं पता है, वैसे तो ये 9th का, आपको 9th में ही आपको ये सारी चीज़ें, एलिमेंट्स का सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है इन केस, तो आपके 10th में एक प्रेडिक्ट मैनलीव की प्रेडिक्ट टेबल है, उसमें सारे एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, उन सबको याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको लिखवा भी दूंगा, नहीं तो मैं जब वो मैनलीव की प्रेडिक्ट टेबल पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको बता दूंगा उसके सिंबल्स, उसके एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, सब कुछ बताऊंगा उसमें। तो एक तो सिंबल्स हमें पता होने चाहिए, फिर फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस। देखो मैंने उस समय आपको ये बताया, जो डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी मैंने, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे समझाया था फर्स्ट लेक्चर में। क्या बताया था आपको कि एक तो सिंबल्स की हमें ज़रूरत होती है कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सब हमें पता होना चाहिए कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको केमिकल फार्मूले के बारे में। केमिकल फार्मूला क्या होता है कि जैसे हमें लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख के दिखाया था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम पे आइंस का नंबर ऑफ़ आइंस कितने होते हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ आइंस कितने होते हैं। तो फिर
जितने आयंस अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही न्यूट्रलाइज होकर ही तो एक कंपाउंड बनाते हैं ना, तो फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो केमिकल फॉर्मूले आपकी 9th की क्लास में भी आपको मैं बताऊंगा जब आप 9th की क्लास का सेशन करवाऊंगा। और जिन बच्चों ने 9th करके आए हैं उन्हें तो पता ही होगा केमिकल फार्मूलों के बारे में। अब बात करते हैं इसमें ये चीज़ें जब पार्टिसिपेट होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, शामिल होती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल जैसे हमने मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम आपको लिखा हुआ ये आएगा कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम आपको लिखा तो ये होगा स्टेटमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जा रही है उसके साथ में, तो ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको हम MgO कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, तो यहाँ पे इसीलिए MgO के आगे हमने 2 लगाया, क्योंकि अब ये हमें ये भी देखना होता है मास दोनों तरफ हमें बैलेंस करके रखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आइए अब आपको मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में। आपकी 5 टाइप की इक्वेशंस होती हैं जो कि आपके सामने ये लिखी हुई हैं। पहली इक्वेशंस है आपकी रिएक्शन से पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरी कंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी है आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। आइए बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance, it is called combination reaction। एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये 2 सब्सटेंस हैं, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाकर आपका क्या बन गया, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सिंगल सब्सटेंस में बदल गया ये आपका। ऐसे ही हमने एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, और दोनों को जब रिएक्ट कराया तो हमारा 2 सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस में जाके कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं कंबाइन, यानी कि 2 को मिलाकर एक सब्सटेंस हम तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको एक्सोथर्मिक में बताया था, उसमें भी कौन सी रिएक्शन चल रही थी आपकी, कंबाइन रिएक्शन चल रही थी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। Those reactions in which a compound split up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन गया। ठीक इसी प्रकार आपका सिमिलर आपका जब वाटर को आपने ब्रेक किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा के, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई, दोनों गैसेस अलग हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमने किस में पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में भी यही हम देख रहे थे कि जो एक कंपाउंड था वो आपका जब उसे हीट कर रहे थे तो वो 2 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा था, टूट रहा था, स्प्लिट हो रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न। अगर बच्चों अभी भी किसी भी डेफिनेशंस में या किसी भी आपको पॉइंट को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मुझे वो पॉइंट या वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स place of another element in a compound are known as displacement reaction। आइए समझते हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट है, इसकी जब जिंक से रिएक्ट करवाया इसे, तो जिंक जो है आपका
ये आपका किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ, तो क्या बना लिया इसने, जिंक सल्फेट बना लिया, और जो कॉपर है वो अलग हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक आपका मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। अब जो चीज़ बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो इसीलिए जो इसके साथ जो कंपाउंड था सल्फेट जो था वो जिंक के साथ चला गया और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक एक क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। अब देखिए कॉपर इसे क्या कहते हैं, तो बच्चों ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसे क्या कहेंगे, ये कॉपर सल्फेट है, ये इसको SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं, जिंक है ये जिंक सल्फेट बनता है, ये कॉपर है। तो ये आपको सिंबल प्लस जो आपके केमिकल फॉर्मूले हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये आपका कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन होता है, जिंक आपका सिल्वरी वाइट होता है। आप ये सोच रहे हो ना दिखते कैसे हैं, तो कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट जो है ये कलरलेस होगा, इसका कोई कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे ये रिएक्ट कर गया, जिंक सल्फेट जो बनाया है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है उसका। प्लस कॉपर जो है आपका वो कैसा मिला, रेड ब्राउन। तो ऐसा क्यों हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जगह ले लेता है, दूसरे की जगह ले लेता है। ये कॉपर की जगह किसने ले ली जाके, जिंक ने ले ली जाके। तो जिंक सल्फेट इसीलिए बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक कंपाउंड उससे डिस्प्लेस होकर, उससे हटकर दूसरी जगह चला गया, और जो अलग था वो इसके साथ जुड़ गया जाके, इसीलिए इसे क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से देखते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। जो दूसरा एलिमेंट है उसकी जगह ले लेता है जो एलिमेंट जिससे आप रिएक्ट करा रहे हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही तो जगह लेगा जाके उसकी। तो कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर से ज़्यादा कौन रिएक्टिव था, जिंक मोर रिएक्टिव था देन कॉपर के। इसीलिए बच्चों यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ आकर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है यहाँ पे। अब हम जरा एक और एग्जांपल को समझते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। ये आपका है कॉपर सल्फेट प्लस, और ये आपका क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अब देखो बच्चों, अब जरा आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे, इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे आपकी कॉपर रिएक्टिव ज़्यादा है या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पे मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन किसके, कॉपर के, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसीलिए बच्चों मैग्नीशियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ। अब ये अपना स्थान क्या करेगा, डिस्प्लेस करने का मतलब अभी मैंने क्या समझाया था आपको कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और प्लस में आपका कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बिल्कुल। इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है, कॉपर। अब फिर से बात वही, कॉपर का कैसा आएगा, रेड ब्राउन, मैग्नीशियम क्या है, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। कॉपर सल्फेट मैंने पहले ही बता दिया था कि ये आपका ब्लू सॉल्यूशन है। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और हर एक वीडियो को मैं बेहतरीन तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बेसिक बच्चों को मैं देखता हूँ जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश और हिंदी ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उनको, तो मैं इसीलिए हिंदी में बता के चल रहा हूँ और आपकी डेफिनेशंस जो हैं वो सारी इंग्लिश में करा रहा हूँ।